बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 8 को, और टेस्ट नंबर 8 बेस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के आइडिया के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन अ सर्किट दैट इज प्रेजेंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बताना है कि किस वे से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, और जो सर्किट है वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। ऑप्शन अल्फा है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द सर्किट कॉइल। अगर आप एरिया को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स का चेंज ऑटोमेटिकली किस चीज को इंड्यूस करेगा? ईएमएफ को। तो डेट्स है ये वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। देखिए हमारे पास फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी ए के। हमें ईएमएफ इंड्यूस लेनी है, तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होगा? डेट इज द डेल फाई बाय डेल टी। मतलब हमें फ्लक्स में चेंज लाना है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं एरिया में चेंज कर दूं तो फ्लक्स में तो चेंज आ ही जाएगा। तो डेट्स है ये ईएमएफ इंड्यूस करने का वन ऑफ द वे हो सकता है। ऑप्शन बीटा है द चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी चेंज कर दूं तो फ्लक्स में फिर भी चेंज आ रहा होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो ऑप्शन बीटा भी ठीक होगी। ऑप्शन 40 है बाय मोशन ऑफ द सर्किट कॉइल, और मोशन ऑफ द सर्किट कॉइल का मतलब है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन से भी फ्लक्स ही में चेंज आता है। तो ऑप्शन 40 भी ठीक होगी। दिस मींस दैट करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 87 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे इंडिपेंडेंट होगी? देखिए हमें पता है कि अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखें तो डेट इज आई इंटू आर, और एक्सपेरिमेंटल रियलिटी है कि ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से इंडिपेंडेंट होती है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर से इंडिपेंडेंट होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं कर रही होती। इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन अल्फा है द चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेसिक कॉज है ईएमएफ की। ऑप्शन बीटा है टाइम। तो टाइम भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बिकॉज अगर हम फॉर्मूला लिखे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तो डेट इज द ईएमएफ इज इक्वल टू द डेल फाई बाय डेल टी। ऑप्शन 40 है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अभी हमने डिस्कस किया इससे इंडिपेंडेंट होती है, तो ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं कर रही होती। और ऑप्शन डेल्टा है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करेगी। फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो डेट्स है ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंगली टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स का चेंज तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुए, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 88। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द। लफ्ज है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो दैट्स है करेक्ट ऑप्शन होगी 40, और 40 ऑप्शन एक बार पढ़ रहा हूं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अगर क्वेश्चन सिंपल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द, तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती चेंज इन फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 89 है a steady current I flows through a wire. A circular loop of wire is placed next to the wire. Which of the following will produce an induced current in the loop? हमारे पास induced current in the loop के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन अल्फा है move the loop away from the wire. अगर मैं इस लूप को away from the wire ले लूं तो ऑब्वियसली अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पैटर्न पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर इस लूप को हम अवे लेके जा रहे होंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और ये फ्लक्स का चेंज ईएमएफ को कॉज करेगा। तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गई। ऑप्शन बीटा है बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। अगर इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दे तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, दैट से फ्लक्स का चेंज आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन 40 है बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज कर दे तो ऑब्वियसली अभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देगा, बेशक डिक्रीजिंग होगा लेकिन चेंज कर जाएगा। तो दैट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ऑल ऑफ दीज, दैट इज अ डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। ऑप्शन अल्फा देखिएगा डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ऑप्शन बीटा है इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। जो इंड्यूस करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ऑप्शन 40 है मे इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, और ऑप्शन डेल्टा है लीव द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट अनचेंज। देखें हमारे पास लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो हमेशा
अपोज करेगा अपनी कॉज को। अगर कॉज फ्लक्स का चेंज है और ये फ्लक्स का चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकता है, तो इंड्यूस करंट उसे क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और अगर ये चेंज इन फ्लक्स ही डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस करंट अब इसे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो इसका मतलब है ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, दैट इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 10 टेस्ला acts at right angle to a coil of area 100 centimeter square with 200 turns and having a resistance of 10 ohm. The coil is removed at a uniform rate from the field in 0.5 second. The induced current is, तो induced current हमने कैलकुलेट करना है। induced current किसके बराबर होगा, induced EMF ओवर रेजिस्टेंस के। induced EMF किसके बराबर होती है, n del B एरिया ओवर del T के। तो वैल्यूज रिप्लेसमेंट में दे दीजिएगा, n की जगह पर 200 टर्न्स लग गए। डेल्टा बी क्या है, 10 टेस्ला से हम ऐसी रीजन में जाए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो 10 माइनस 0, एरिया क्या था जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 इसकी पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। डेल्टा टी है 0.5 सेकेंड। तो हमारे पास आगे रेजिस्टेंस की वैल्यूज है वो आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो यहां से हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिएगा कैलकुलेशन कैसे होगी। ये 10 इसकी पर -4, ये 10 इसकी पर +4 से तो हो गए कैंसिल। तो यहां पर क्या बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। देखिए अगर मैं इसका डेसिमल खत्म करता हूं तो डेसिमल की जगह पर 1 लग जाएगा और जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगेंगे। ये डेसिमल हो गया खत्म। ये 10 से तो 10 हो गया कैंसिल। तो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो आंसर क्या निकल आएगा, 4 एम्पियर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली। 92 क्वेश्चन है जी हमारे पास, लेंज़ेस लॉ इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हम बार बार अपने थ्योरी के लेक्चर में पढ़ा है कि लेंज़ेस लॉ एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो लेंज़ेस लॉ अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। 93 क्वेश्चन है जी, अ मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, याद रखिएगा ये पॉइंट। The induced current in a coil as viewed from the left side of the circular coil. अब हमने करंट की डायरेक्शन बतानी है, कौन से करंट की, इंड्यूस करंट की, लेकिन हमें कॉइल की लेफ्ट साइड से देखना है। देखिए हमारे पास ये अगर अवे जा रहा होगा, बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे से अवे चल रही है, और अगर ये एक दूसरे से अवे जा रही हो तो फेसिंग साइड्स पर जो पोल बनेंगे वो कौन से होंगे, अपोजिट बनेंगे। दिस मींस दैट साउथ के सामने इस फैंटम बार मैग्नेट का कौन सा पोल बन जाएगा, दैट इज द नॉर्थ। हमसे क्या कहा गया, कॉइल की लेफ्ट साइड से देखना है, तो कॉइल की ये लेफ्ट साइड है। अगर कॉइल की राइट साइड पर नॉर्थ पोल बना है तो कॉइल की लेफ्ट साइड पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ। और अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली साउथ पोल बन रहा हो तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो क्लॉकवाइज होती है। तो क्लॉकवाइज हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द बीटा। आप इस पर राइट हैंड ग्रिप रूल भी लगा सकते थे। हम नॉर्थ पोल की साइड पर राइट हैंड फिंगर्स रखेंगे और थंब हमें किस चीज को बता रहा होगा, करंट की डायरेक्शन को। तो ये हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि दैट इज क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 94 है जी, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ वायर इज मूव्ड एट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम रीजन नंबर 1 टू रीजन नंबर 2 and then region number 3. Which of the following is true about the direction of magnetic force acting on the loop when it cross the boundary between the regions? जब वो दो रीजन्स की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होगा तो फोर्स कैसे लग रही होगी। देखो सिंपल सा लेंज़ेस लॉ का क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास लेंज़ेस लॉ क्या था, ये आपके पास एक कॉइल है, ये बार मैग्नेट अगर इसकी साइड पर लेकर आए, मैं इसे इस साइड पर पुश कर रहा हूं, तो हमने कहा था फेसिंग साइड पर सेम पोल्स बनेंगे। दैट्स व्हाई इसके अकॉर्डिंगली ये इस पर क्या कर रहा होगा, रिपल्शन की फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अच्छा इसी बात को ऐसे समझ लेते हैं, ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट इससे अवे ले जाते हैं, हम इसे मैकेनिकल फोर्स लगाकर इसे अवे ले जाते हैं। अब फेसिंग साइड पर कौन से पोल बनेंगे, अपोजिट पोल बनेंगे। अगर अपोजिट पोल बन गए तो नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ अब इस बार मैग्नेट पर फोर्स क्या लग रही होगी, वो टुवर्ड्स द कॉइल लग रही होगी, अभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। तो यही फिनोमिना है। जब आप इसे लेकर इधर लेके जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का केस है। डायरेक्शन ऑफ मोशन से फोर्स अभी भी किस साइड पर लग रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। जब आप रीजन नंबर 2 से रीजन नंबर 3 में लेके जाएंगे तो अभी भी फ्लक्स का चेंज आया, और ये फ्लक्स का चेंज डिक्रीजिंग फ्लक्स था।
अभी भी जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो डेट से अभी भी इस पर जो फोर्स लग रही होगी अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेज लॉ वो किस साइड पर लग रही होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी बेस्ट ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली बेस्ट ऑप्शन बन रही है बीटा, बिकॉज हमारे पास बीटा में लिखा हुआ रीजन नंबर 1 से 2 में जाते हुए भी फोर्स लेफ्ट साइड पर है, रीजन नंबर 2 से 3 में भी जाते हुए फोर्स लेफ्ट साइड पर है, तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 95 क्वेश्चन है जी। A bar magnet is hung by a string with the north pole face downward, start oscillating above a horizontal circular coil. Which of the following statement about the induced current is true? View from the above. देखें, ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ऑक्सीलेट करने का मतलब क्या है, यहां से ऑक्सीलेट कर रहा है तो इस कॉइल से वेज आ रहा है, दोबारा इस कॉइल की साइड पर आ रहा है, फिर इससे वेज आना शुरू हो गया, फिर इसकी साइड पर आना शुरू हो गया, तो कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। इससे वेज आते हुए फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इसकी साइड पर आते हुए फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो करंट तो इंड्यूस रहेगा, लेकिन करंट अपनी डायरेक्शन को रिपीटेडली चेंज करता जाएगा। वजह यह है कि कभी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, कभी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा, तो डेट से इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को ढूंढते हैं। ऑप्शन ए है इंड्यूस करंट फ्लोज क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी है इंड्यूस करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कहा रिपीटेडली चेंज कर रहा होगा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हो सकती। ऑप्शन चार्ली है इंड्यूस करंट रिवर्सेस डायरेक्शन रिपीटेडली, तो ये ऑप्शन ठीक हो गई, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, चार्ली। 96 क्वेश्चन है जी। इन अ फेराडेज लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू द माइनस एन डेल फाइव बाय डेल टी, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली हमें यह चीज पता लग रही है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज कर रहा होगा चेंज इन फ्लक्स को, और ये नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किसने किया था, लेंज़ेज लॉ ने। तो डेट्स इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स को, तो ऑप्शन नंबर अल्फा करेक्ट हो गई। 97 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज ट्रू फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए क्या चीज ठीक है, कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, गलत हो गया। हमने बार बार बोला ट्रांसफार्मर में कॉइल्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती। ऑप्शन बीटा है कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, तो कॉइल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड ही होती हैं। ऑप्शन चार्ली है कॉइल्स आर मैग्नेटिकली इंसुलेटेड, तो कॉइल्स मैग्नेटिकली इंसुलेटेड नहीं होती, मैग्नेटिकली लिंक्ड अप होती हैं। ऑप्शन डेल्टा है कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट मैग्नेटिकली कनेक्टेड, तो अब बेस्ट ऑप्शन क्या हो गई, डेल्टा। देखिए बीटा ऑप्शन सिर्फ ये बता रही थी कि कॉइल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, जबकि डेल्टा ऑप्शन में अगला पॉइंट भी बता दिया गया कि इलेक्ट्रिकली तो इंसुलेटेड है लेकिन मैग्नेटिकली लिंक्ड है, तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए क्या चीज ठीक नहीं है, टू कॉइल्स ऑफ अ कॉपर आर वाउंड ऑन टू डिफरेंट कोर्स, तो ये गलत हो गया। कॉपर्स की जो दो वायर्स हैं, वन इज देम प्राइमरी अदर इज द सेकेंडरी, वो एक ही कोर पर वाउंड की गई होती हैं। टू कॉइल्स ऑफ सिल्वर आर वाउंड ऑन अ सेम कोर, तो हम कौन सी कॉइल्स यूज कर रहे होते हैं, कॉपर कॉइल्स यूज कर रहे होते हैं, कॉपर वायर्स यूज कर रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल सके, तो डेट से हम सिल्वर वायर यूज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गई। टू इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड कॉइल्स आर वाउंड ऑन सेम कोर, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड वायर्स नहीं होती, तो हमारे पास इस वक्त ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो लिखा हुआ था विच इज नॉट ट्रू, तो सारी चीजें ही ठीक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। 99 क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हाट इज ट्रू, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या चीज ठीक होगी, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू द Ip ओवर Is, तो हमें पता है आइडियल ट्रांसफार्मर में V और करंट के दरमियान रिलेशन इनवर्स होता है, तो डेट से अगर मैं Vs ओवर Vp लिखूंगा तो ये करंट की रेशो Ip ओवर Is से लिखी जाएगी, तो ये तो ठीक हो गया। ऑप्शन बीटा है Ip ओवर Is इज Ns ओवर Np, तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स में भी वोल्टेज वाली रेशो ही होल्ड करती है, मतलब यहां पर भी इनवर्स रिलेशन होगा। अगर आप Ip ओवर Is लिखेंगे तो डेट इज द Ns ओवर Np, तो ये रिलेशन भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन है Np ओवर Ns इज Vp ओवर Vs, तो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो डेट से अगर आप इसे लिख रहे हो Np ओवर Ns तो ये लिखा जाएगा Vp ओवर Vs के इक्वल, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 100 है, एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है द टर्न रेशियो 10:1। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो ऑब्वियसली NS ओवर NP ही मानी जाएगी क्योंकि NS के नंबर ज्यादा होंगे, एंड इज सप्लाइड 100 वोल्ट व्हेन द प्राइमरी करंट इज 5 एम्पियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? वन बाय वन ये सारी क्वांटिटीज को चेक करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन अल्फा, पावर इनपुट, पावर रेटिंग IPVP, IP 100 है, VP की वैल्यू 5 दी गई तो ये 500 वॉट हो जाएगा। अगर मैं इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये 0.5 किलो वॉट हो जाएगा, या इसे वोल्ट एम्पियर भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन अल्फा तो ठीक है। ऑप्शन बीटा को चेक कर लेते हैं। VS किसके बराबर होगा? NS ओवर NP, और इसका डाउनवर्ड वाला VP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रेशियो 10 दी गई थी, VP 100 है तो ये 1000 वोल्ट हो गया, जिसे आप 1 किलो वोल्ट भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन बीटा भी ठीक हो गई। ऑप्शन 4 दी। IS कैलकुलेट कर लेते हैं। NP ओवर NS IS ओवर IP के बराबर होगा। IP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये रेशियो 1:10 निकलेगी। ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0.5 एम्पियर निकल आया। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी ठीक है, सिर्फ इसमें डेल्टा ऑप्शन गलत है। डेल्टा ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं जी। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है द सेकेंडरी पावर रेटिंग इज लेस देन 500 वॉट। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर था ना, तो पावर आउट किसके बराबर आनी चाहिए थी? पावर इन के। तो पावर इन कितनी निकली थी? 500 वॉट। तो पावर आउट भी कितनी निकलनी चाहिए थी? 500 वॉट ही। तो डेट्स ये हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो गलत होगी। तो कौन सी ऑप्शन इस वक्त हमें करेक्ट समझ आ रही है? वो है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101 है, a transformer has 100 windings in primary and 200 windings in the secondary. The primary is connected to the AC supply of 120 volt at 10 ampere. Check the correct situation for this transformer out of the following. आपके पास ABCD ऑप्शंस दी गई हैं, आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन लेनी है। देखिए वोल्टेज लेते हैं। वोल्टेज कैसे लेंगे? तो हमारे पास NS ओवर NP किसके बराबर आ जाएगा? VS ओवर VP के। दिस मींस डेट VS किसके बराबर आ गया? VP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। NS की वैल्यूज दी गई थी 200 वाइंडिंग्स है, NP 100 वाइंडिंग्स थी, और VP की वैल्यूज 120 है। ये दो जीरो से कट गए। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 240 वोल्ट निकल आएगा। अब अगर ऑप्शन पर क्लियरली फोकस करें तो आपको नजर आ रहा है हमारे पास अल्फा और बीटा ऑप्शन में सेकेंडरी वोल्टेज 240 वोल्ट दी गई है। चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में सेकेंडरी वोल्टेज 60 वोल्ट दी गई है। तो इसका मतलब है चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो गलत हो गए। आपको सेकेंडरी करंट कैलकुलेट किए बगैर भी पता लग जाएगा ऑप्शन कौन सी ठीक है। देखें हमारे पास ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप। सेकेंडरी के टर्न ज्यादा थे ना, तो सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से क्या निकलना चाहिए था? कम निकलना चाहिए था। प्राइमरी का करंट है 10 एम्पियर। ऑप्शन अल्फा में सेकेंडरी का करंट दिया गया है 20 एम्पियर, तो ये गलत हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप अप नहीं करता। बीटा ऑप्शन में है सेकेंडरी का करंट जो है वो 5 एम्पियर दिया गया है, तो प्राइमरी से कम हुआ, तो ये ऑप्शन ठीक हो गई। तो डेट्स व्हाई बात का हम लॉजिकली डिस्कस करते हुए भी अपने आंसर पर जा सकते हैं, लाजमी नहीं कि हम सारी की सारी कैलकुलेशन को ऑपरेट करें। तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। 102 क्वेश्चन है हमारे पास। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 110 वोल्ट लाइन एंड सप्लाइज टू द लोड ऑफ 5 एम्पियर। The ratio of the number of turns of primary and secondary winding is 5:25। प्राइमरी से सेकेंडरी की रेशियो दी गई। द प्राइमरी करंट इज, आपने प्राइमरी करंट बताना है कितना होगा। तो कितना होगा जी प्राइमरी करंट? IP ओवर IS इज NS ओवर NP। तो ये IS वाला डाउनवर्ड फैक्टर इधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ये 25/5 दी गई थी। IS की वैल्यू 5 है, ये 5 से 5 कट गया, तो ये आंसर जो है वो 25 एम्पियर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा। 103 क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया, तो ये हमें अच्छी तरह से पता है, डेट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अल्फा सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन बीटा म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन चार्ली लेंज़ेस लॉ, ऑप्शन डेल्टा नन ऑफ दीज। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी? म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो हमारे पास ऑप्शन होगी ये ऑप्शन कहलाएगी बीटा ऑप्शन। हमारे पास 104 क्वेश्चन है जी अगला। A step up transformer has turn ratio of 25. Step up है तो NS over NP 25/1 हो गए। If the output current is 10 एम्पियर, IS 10 एम्पियर दिया गया। The input current is, आपने अब बताना है कि input current क्या होगा। तो अब आप दोबारा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। IP is NS over NP और ये डाउनवर्ड वाला IS इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये 25:1 थी तो ये 25 लिखा। IS की वैल्यूज 10 दी गई है।
तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 250 एम्पेयर निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा। 105 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट मस्ट बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। स्टूडेंट फौरी तौर पर फिगर में डाटा गिवन है, एनएस भी गिवन है, एनपी भी गिवन है, वीपी भी गिवन है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन एनएस ओवर एनपी इज इक्वल टू द वीएस ओवर वीपी। कीप इन माइंड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। प्राइमरी कॉइल के क्रॉस हमने क्या लगाया हुआ है, डीसी सोर्स, और अगर यहां पर डीसी सोर्स लगा दिया जाए तो ये स्टेडी करंट देता है। स्टेडी करंट का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो सेकेंडरी पर ईएमएफ इंड्यूस्ड भी नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 106 है, इफ द पॉजिटिव पीक ऑफ एसी इज प्लस 2.5 वी नॉट एंड इट्स नेगेटिव पीक इज माइनस 1.5 वी नॉट, देन इट्स पीक टू पीक वैल्यू इज। आप सबको पता है पीक टू पीक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक, और हम नेगेटिव पीक के नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो डेट से हम इसे लिखते हैं, डेट इज एक्चुअली वी नॉट प्लस वी नॉट, और ये 2 वी नॉट लिखा जाता है। देखिए यहां पर कितनी पॉजिटिव पीक की वैल्यूज कितनी दी गई, 2.5 वी नॉट, नेगेटिव पीक की कितनी वैल्यूज दी गई, 1.5 वी नॉट। आपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, वो इग्नोर करना है। तो 2.5 को जब 1.5 में ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 वी नॉट निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 107 क्वेश्चन है, अ जनरेटर प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज दैट इज गिवन बाय, वोल्टेज की वैल्यूज लिखी हुई है 220 साइन ऑफ 314 टाइम वोल्ट विद टाइम t इज इन सेकेंड्स, द फ्रीक्वेंसी एंड द आरएमएस वोल्टेजेस आर। आपने आरएमएस वोल्टेज बतानी है और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो जो क्वेश्चन दी गई इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर ले। v इज 220 साइन ऑफ 314 टाइम, तो v इज v नॉट साइन ऑफ 2 पाई ft। आपके पास ये पीक वोल्टेज निकल आई, पीक वोल्टेज निकली 220 वोल्ट। वीआरएमएस क्या होगा, 0.707 मल्टीप्लाई बाय v नॉट, तो 0.707 की जगह जब 0.7 लिख देते हैं, 0.7 से जब 220 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डेसिमल के नीचे हम एक 1 लगाएंगे, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा देते हैं, तो ये डेसिमल खत्म हो गया, ये 0 इससे कट गया, तो 7 2s are 14, 7 2s are 14 और 1 154, तो वीआरएमएस तकरीबन 154 के करीब निकलेगी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, आप साइन फंक्शंस को कंपेयर कर लीजिएगा। 314 इंटू टाइम इज 2 पाई एफ, हमारे पास टाइम से टाइम कट गया, तो फ्रीक्वेंसी 314 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 आ जाएगी, बिकॉज मैंने पाई की वैल्यूज लगा दी। अब यहां पर भी अगर हम ऐसे ही करें तो ये 100 हो जाएगा, ये डेसिमल खत्म हो गया, तो डेट्स वाई 314 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 314, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 100 बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, 50 हर्ट्ज के। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, 50 हर्ट्ज। इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं जी। हमारे पास ऑप्शन नंबर अल्फा है 50 हर्ट्ज एंड 120 वोल्ट। 50 हर्ट्ज तो ठीक है, वोल्टेज 120 वोल्ट नहीं थी। ऑप्शन बीटा है 19 हर्ट्ज, यहीं से गलत हो गया। ऑप्शन चार्ली है 60 हर्ट्ज, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डेल्टा है 50 हर्ट्ज एंड 156 वोल्ट, तो 154 क्यों नहीं, हमने थोड़ा राउंड ऑफ किया ना, 0.707 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज द बेस्ट या करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 108 क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन द डायग्राम शोन a bar magnet is moved along the common axis of a two single turn coils A and B in the direction of arrow, then देखें हमारे पास ये दो कॉइल हैं, ये A है ये B है, इसमें ये बार मैग्नेट है और ये इस एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिंपल इज दैट, ये इस कॉइल B के साइड पर आ रहा है और इस कॉइल A से अवे जा रहा है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, अगर ये टुवर्ड्स B जा रहा होगा तो यहां पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर ये अवे फ्रॉम ए जा रहा है तो यहां पर फ्लक्स क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो सिचुएशन दोनों एक दूसरे से रिवर्स है। उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस देखते हैं क्या होगी। ऑप्शन अल्फा है करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन ए एंड नॉट इन बी, गलत हो गया, दोनों में फ्लक्स जो था वो चेंज हो रहा था। ऑप्शन बी है इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में फ्लक्स में बिहेवियर डिफरेंट है, एक में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, दूसरे में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था। ऑप्शन चार्ली है करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन बी एंड नॉट इन ए, ये भी गलत हो गया, दोनों में
करंट इंड्यूस होना चाहिए। ऑप्शन डेल्टा है, इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके मुताबिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा। 109 क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर विद डायमेंशन 0.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर। रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो उसका एरिया कैसे लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ से। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू 4 टेस्ला दी गई, एरिया 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई लेकर किया जाएगा। आपसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द लूप है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू द लूप के साथ पैरेलल हो जाएगी। दिस मींस दैट यहां पर एंगल 0 लगेगा और कॉज ऑफ 0 जो होता है वो 1 होगा। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो गया, 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डेट इज 10। 1 और 2 दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स लग जाएगा, तो डेट्स आंसर 0.4 वेबर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। 110 क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए is placed in a uniform magnetic field B as shown. The magnetic flux through the coil is. आपने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, क्या होगा। फिगर देखिएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डेट इज द बी ए कॉज ऑफ थीटा। याद रखिएगा ये थीटा कौन सा एंगल है, डेट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया जो नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एंगल किसके साथ दिया गया है, ये एंगल हमारे पास जो दिया गया है वो प्लेन ऑफ द लूप के साथ दिया गया है। तो इसका मतलब हुआ, अब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डेट इज द बी ए, और अगर आपको प्लेन ऑफ द लूप का एंगल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस डेट एंगल करेंगे, और अगर 90 माइनस डेट एंगल कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई दैट इज कैन बी रिटन एज कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फा। कैसे लिखा जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी बी ए साइन ऑफ अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 111 है, an area element is placed in a uniform magnetic field in such a way that its plane is parallel to the B, then what is true। आप याद रखिएगा क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई, its plane is parallel to the B vector। प्लेन अगर B वेक्टर के पैरेलल है तो आप याद रखिएगा नॉर्मल टू द प्लेन, जिसे वेक्टर एरिया कहा जाता है, वो B के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें कीवर्ड पता लग गया, नॉर्मल टू द प्लेन जो है वो B के परपेंडिकुलर है। वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द बी, तो गलत हो गया। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत हो गया। वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर एंड फ्लक्स इज 0। अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो जाए ना तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉज ऑफ 90, ये 90 डिग्री लगाया तो डेट इज 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। 112th क्वेश्चन है, इफ 0.5 टेस्ला फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर हुज प्लेन लाइज at an angle of 30 degree with field, then the resulting flux will be। आपने रिजल्टिंग फ्लक्स बताना है कितना होगा, फ्लक्स बी ए कॉज ऑफ थीटा होगा, बी की वैल्यू 0.5 है, एरिया 2 दिया गया, एंगल कॉज ऑफ 60 है, थीटा 30 दिया गया था, प्लेन के साथ एंगल था, तो वेक्टर एरिया के साथ एंगल कैसे लिया जाएगा, 90 माइनस 30 करके, तो वो 60 हो जाएगा। ये डेसिमल खत्म करते हैं, यहां पर 5 से कट गया और ये 5 से कट गया, तो एक्चुअली आपको सिर्फ कॉज ऑफ 60 की वैल्यूज बतानी है। कॉज ऑफ 60 की वैल्यूज 1/2 होती है, आप इसे 0.5 भी लिख सकते हो, तो 0.5 वेबर करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। 113 क्वेश्चन है जी, जूल पर एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ। तो अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स का पता है तो हम इसे लिखते थे वेबर, इसके अलावा हमने इसे न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी लिखा हुआ है। न्यूटन मीटर का मतलब जूल लिया जाता है, तो जूल पर एम्पियर किस चीज के यूनिट हो गए जी, फ्लक्स के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। 114 क्वेश्चन है, द रॉड ऑफ यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ है, इज मूविंग 30 डिग्री थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, फील्ड भी 1 टेस्ला है, वेलोसिटी ऑफ रॉड इज 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकंड है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड विल बी। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगाइएगा, VBL sin थीटा, ये सारी वैल्यूज 1 है, साइन ऑफ 30, और साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के, तो आंसर 0.5 वोल्ट निकल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीटा। हमारे पास 115 क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज। हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बतानी है, तो V इज इक्वल टू द V0 साइन ऑफ 2π/ft। आप इसे टाइम पीरियड के टर्म में साइन ऑफ 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इनटू द इंस्टेंटेनियस साइन भी लिख सकते हैं,
और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में साइन ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी डेट इज द चार्ली। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।